जब से लोकसभा चुनाव खत्म हुए हैं, एक नई तरह की हलचल विपक्षी खेमे में दिख रही। तो आज बात योगी की राजनीति से बेचैन विपक्ष की करेंगे। राजनीति में सारा खेल है परसेप्शन का। आपको लगता होगा कि चुनाव खत्म तो परसेप्शन वाला खेल खत्म, लेकिन बॉस ऐसा होता नहीं है। अब देखिए, जब से लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी को उम्मीद से ज्यादा सीटें मिली, तब से अखिलेश यादव फ्रंट फुट पर खेल रहे हैं। सारी कोशिश बस इसी बात को लेकर है कि किसी भी तरफ से यह साबित कर दिया जाए कि यूपी में तो योगी और बीजेपी दोनों सियासी तौर पर कमजोर हो चुके हैं। वहीं यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के सरकार से बड़ा संगठन वाले बयान ने भी एक मौका समाजवादियों को दे दिया। तूफान उठ खड़ा हुआ कि यूपी बीजेपी के भीतर सब ठीक चल भी रहा है या नहीं चल रहा। अखिलेश तो यहां तक कहते दिखे कि बीजेपी की अंदरूनी लड़ाई में जनता पिस रही है। क्या योगी फैसले लेने और गठबंधन चलाने में कहीं से भी कमजोर दिख रहे हैं? क्या उपचुनावों को लेकर योगी ने हथियार डाल दिए हैं, या विपक्ष योगी को फ्लावर समझने की बड़ी भूल कर रहा है? देखिए जरा। राजनीति शह और मात का खेल है। बिसातें हर तरफ बिछी हैं, चालें हर एक कदम पर कसी हैं। राजनीति का रंग न सफेद है न स्याह। शह और मात के खेल में भीतर और बाहर की कसी हुई चालों के फेर में कौन बड़ा है, प्यादा, वजीर या फिर बादशाह? संगठन सरकार से बड़ा है, बड़ा था, बड़ा रहेगा। आत्मविश्वास में कि हम तो जीत ही रहे हैं, तो स्वाभाविक रूप से वहां पर कहीं न कहीं हमें खामियाजा भी भुगतना पड़ता है। कि भारतीय जनता पार्टी के लोग आपस में लड़कर के और कुर्सी की लड़ाई में पूरा एडमिनिस्ट्रेशन खत्म कर दिया। तमाम ऐसे कुछ अधिकारी हैं कि अंदर से हाथी साइकिल पंजा है और ऊपर से कमल। हम तो पहले से कह रहे हैं। असमंजस बड़ा है, संकट जैसे मुंह बाए खड़ा है। 24 के समर में उत्तर प्रदेश में बीजेपी औंधे मुंह क्या गिरी, तीर निकले, तलवारें खींची, मुट्ठियां भिजी और अवध से दिल्ली ताबड़तोड़ नापी गई। तो क्या एक हार ने बीजेपी को भीतर तक तार तार कर दिया? कहा तो यही जा रहा है कि यूपी के भीतर बीजेपी में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। कहा तो ये भी जाने लगा कि बीजेपी की भीतरी खींचतान बढ़ गई। मंत्रियों और विधायकों की टिप्पणियों के सूक्ष्मतम भावार्थ निकाले जाने लगे। कथित योगी विरोध के निहितार्थ समझाए जाने लगे। इतिहास के पन्नों से संदर्भ निकाल कर बताए जाने लगे। मेरा स्पष्ट तौर पर मानना है कि उत्तर प्रदेश के अंदर कल्याण सिंह पार्ट 2 का खेल खेला जा रहा है। और इस खेल में जिस तरीके से कल्याण सिंह का स्टेचर उन दिनों अटल आडवाणी दोनों को अखरने लगा था, और कहीं ना कहीं कल्याण सिंह को भी लगने लगा था कि अब उनका स्टेचर इन दोनों बड़े नेताओं से बड़ा हो गया है। तो उस वक्त जो ईगो की लड़ाई चल रही थी, उसी की प्रतिछाया मुझे आज यहाँ दिखाई पड़ रही है। तो ये भ्रम है, निरर्थक वैचारिक श्रम है, या फकत तूल दिया गया सियासी घटनाक्रम है? इसे आगे थोड़ा इत्मीनान से समझेंगे, पर यह तो है कि लोकसभा चुनावों के बाद उत्तर प्रदेश में बीजेपी के भीतर का दिखता हुआ घटनाक्रम एक रोचक मोड़ पर आ खड़ा हुआ है। और जो दिख रहा है वो ये कि यूपी बीजेपी का वर्तमान अतीत की पराजय से उपजे निपट विद्रोही गान सरीखा है। कहीं पर जब हम लोग ये मान करके चलते हैं कि आत्मविश्वास में
कि हम तो जीत ही रहे हैं, तो स्वाभाविक रूप से वहां पर कहीं ना कहीं हमें खामियाजा भी भुगतना पड़ता है। और वह अत्यात्म विश्वास, उस विश्वास पर कहीं ना कहीं चोट पहुंची। वहीं साथ ही साथ जिस विपक्ष ने चुनाव के पहले हिम्मत हार करके बैठ गया था, वो आज फिर से उछल कूद करने का कार्य कर रहा है। मैं सदा कहता था और आज इस प्रदेश कार्य समिति में मैं संगठन के वरिष्ठतम हमारे देश के और प्रदेश के नेतृत्व के सामने कह रहा हूं, संगठन सरकार से बड़ा है। संगठन से बड़ा कोई नहीं होता है। संगठन सरकार से बड़ा है, बड़ा था, बड़ा रहेगा। तो क्या ये टिप्पणियां अलग अलग दिशा की हैं और परस्पर विरोधी हैं, या एक पराजय के कई वजहों जैसी है? जो भी हो, पर एक बात जो साफ दिख रही है वो ये कि योगी के नेतृत्व की ये सबसे बड़ी अग्नि परीक्षा है, क्योंकि परिस्थितियां विपरीत हैं। प्रतिकूल परिस्थितियों से उपजे सुर सख्त हैं और गहरे संकेतों वाले हैं। योगी के नेतृत्व का असली परीक्षण इसलिए भी है क्योंकि विपरीत परिस्थितियां कई हैं। 4 जून के परिणामों का झटका, सरकार के भीतर के विवाद, संगठन बनाम सरकार की खींचतान और विरोधी विपक्ष के रणनीति को हल्के में लेना। सवाल ये भी है कि क्या सरकार और संगठन के लिए उपयोगी माने जाने वाले योगी के खिलाफ संगठन में ही भीतरघात का कोई षड्यंत्र रचा जा रहा है, क्योंकि संकेत एक नहीं कई हैं। यूपी में पीएम मोदी का सबसे भरोसेमंद चेहरा रहे हैं सीएम योगी। मोदी खुद योगी को यूपी के लिए उपयोगी बताते रहे। मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट काशी विश्वनाथ कॉरिडोर से लेकर राम मंदिर निर्माण तक में योगी की भूमिका बेहद अहम रही। मतलब यह कि यूपी का विकास का नक्शा बनाने और उसे 100% जमीन पर उतारने में पीएम मोदी के सबसे भरोसेमंद चेहरे योगी रहे। अब तरह तरह के नरेशन योगी की लीडरशिप को लेकर गढ़े जा रहे हैं। तो क्या यूपी में फ्लॉप हुए मिशन 80 के बाद यह लाइन बड़ी मजबूती से ड्रॉ करने की कोशिश की जा रही है कि योगी पार्टी के भीतर ही आलोचनाओं से घिर चुके हैं? तो क्या वास्तव में सीएम योगी को लेकर किए जा रहे तमाम विपक्षी और गैर विपक्षी आकलन सही दिशा में, या फिर एक ऐसा व्यूह रचा जा रहा है जिसमें बीजेपी के सबसे बड़े गढ़ में सियासी भ्रमजाल को फैलाकर 2027 के अगले तय लक्ष्य को हासिल किया जा सके? दरअसल जिस टिप्पणी को खींचकर योगी के चारों तरफ व्यू रचा जा रहा है वो है यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के संगठन और सरकार के पैरामीटर पर कही गई बात, जो उन्होंने बीजेपी प्रदेश कार्य समिति की बैठक में कही थी। इसे एक बार फिर से सुनिए। देश के और प्रदेश के नेतृत्व के सामने कह रहा हूं, संगठन सरकार से बड़ा है। संगठन से बड़ा कोई नहीं होता है। संगठन सरकार से बड़ा है, बड़ा था, बड़ा रहेगा। संगठन सरकार से बड़ा है। जिस समय केशव प्रसाद मौर्य ने ये बयान दिया उस समय मंच पर सीएम योगी और प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी भी मौजूद थे। उनके बयान के तरह तरह के मायने निकाले जाने शुरू हो गए। किसी ने कहा केशव प्रसाद मौर्य ने कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाने के लिए ऐसा कहा, तो किसी ने समझाया कि सरकार से नाराजगी की वजह से उन्होंने कहा और सीधे योगी को चुनौती दी। संगठन और सरकार को लेकर दिए गए इसी बयान को संगठन बनाम सरकार बताते हुए विपक्ष ने एक अलग ही नैरेटिव खींचा। अखिलेश यादव ने तो यहां तक कह दिया कि बीजेपी की आपसी लड़ाई में प्रदेश के सिस्टम का बंटाधार हो रहा है। हम सावधान करना चाहते उत्तर प्रदेश की जनता को भी कि भारतीय जनता पार्टी के लोग आपस में लड़ करके और कुर्सी की लड़ाई में
पूरा एडमिनिस्ट्रेशन खत्म कर दिया है। तो क्या बीजेपी के अंदरूनी खींचतान के शोर में समाजवादी पार्टी को दो आंखें मिल गई? हालांकि इस बीच कई और घटनाक्रम भी रहे जिनके सामने आने के बाद योगी सरकार के भीतर की आपसी खींचतान को लेकर सवाल तब और बड़े हुए जब सहयोगी दलों के शीर्ष नेताओं ने भी योगी मॉडल की छायावादी आलोचनाएं की। जैसे संजय निषाद ने योगी के बुलडोजर मॉडल पर सवाल उठा दिए। देखिए, बुलडोजर जो है माफियाओं के लिए दहशतगर्द है क्या? ऐसा कोई बड़ा मतलब हमें रोड बनाना है, लेकिन कोई गरीब महिला 90 साल से है, 100 साल से है और वो उसके पास कागज नहीं है और कुछ लोग उसको आपत्ति है और उसको बुलडोजर चला दे जाते हैं, तो जब कोई उस गरीब को उजाड़ेंगे तो हमें उजाड़ेगा ना, राजनीति में उसके रिश्तेदार हमें उजाड़ेंगे। संजय निषाद से पहले अनुप्रिया पटेल ने भी ओबीसी आरक्षण को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ को एक पत्र लिखा था, जिसमें ओबीसी समुदाय के छात्रों को राज्य सरकार की नौकरियों के इंटरव्यू में चयन नहीं होने की बात कही थी। तो क्या योगी वाकई धर्म संकट में फंस गए? क्या योगी के खिलाफ असंतोष गहरा रहे हैं? बीजेपी के भीतर और सहयोगी दलों में योगी को लेकर क्या कोई असहमति है? इन तीनों प्रश्नों का सार यही है कि क्या योगी के नेतृत्व पर संकट खड़ा हो रहा है? असहमतियां मौन को तोड़कर हल्के विरोधों में आकार ले रही हैं। बिना आग के धुआं तो नहीं होता। जिस तरह एक मंत्री कह रहे हैं कि बिना संगठन ही सर्वोच्च, बड़ी तालियां बज रही। मुख्यमंत्री अपनी दलील दे रहे हैं, विधायकगण अलग कहानी कह रहे हैं, मंत्रीगण चाहे केंद्र के हों चाहे प्रदेश के हों वो अलग कहानी कह रहे हैं। तो कुल मिलाकर बीजेपी के अंदर सब कुछ ठीक ठाक नहीं। उत्तर प्रदेश के भाजपा के कार्यकर्ता, भाजपा के लोग ऑफ रिकॉर्ड, ऑन रिकॉर्ड नहीं, बोलने लगे हैं कि अब तो गुजरात के हवाले उत्तर प्रदेश हो गया। तो ऐसा लग रहा है जैसे गुजरात की भाजपा उत्तर प्रदेश की भाजपा को गुलाम बना रही है। गुलाम और बादशाह के पत्ते फेंटकर कांग्रेस हवा भरने में मशगूल है। तो समाजवादी अखिलेश यादव एक अलग फ्रीक्वेंसी पर बीजेपी को ट्यून करते दिख रहे हैं। पहले बयान, फिर ताबड़तोड़ ट्वीट। बीजेपी पर तंज कसते हुए अति उत्साहित अखिलेश ने मॉनसून ऑफर तक दे दिया, 100 लाओ सरकार बनाओ। गजब राजनीति साधी जा रही है यूपी के भीतर। अब जरा देखिए कि अखिलेश यादव को यह लग रहा है कि लोहा गर्म है, योगी राज पर चोट करने का यह मौका बिल्कुल सही है। खुल्लम खुल्ला ऑफर चल रहा है, लेकिन यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश का जवाब भी दे दिया कि भैया चक्कर में मत रहो, 2017 वाला फॉर्मूला 2027 में पटखनी आपको देकर रहे। केशव प्रसाद मौर्य ने तो अखिलेश को यहां तक कह दिया कि मुंगेरी लाल की तरह सपने कोई भी देख सकता है, लेकिन यह पूरा होने वाला नहीं। इसमें कोई शक नहीं कि लोकसभा चुनाव में तय लक्ष्य से काफी पीछे छूटी बीजेपी एक बड़े संकट के दौर से गुजर रही है और इस हार ने अंतर विरोधों या कहें अंतर कलह को भी सतह पर ला दिया है। पर सीएम योगी एक्शन में। यूपी में बीजेपी के लिए फिर से एक मजबूत परसेप्शन बनाने के लिए सबसे बड़ा मौका है 10 सीटों पर होने वाले उपचुनाव। टारगेट 8 से 9 सीटों पर विजय पाने का है और अगर ऐसा कर पाने में योगी कामयाब होते हैं तो सीएम योगी अपने सामने खड़ी चुनौतियों का मुंह तोड़ जवाब दे सकते हैं। ये चुनौतियां 2 स्तरों पर हैं। पार्टी के भीतर और सहयोगी दलों की आलोचनाएं और इससे बीजेपी विरोधी नैरेटिव तैयार करने में लगा विपक्ष और विपक्ष के बीजेपी और योगी सरकार पर तीखे हमले। भारतीय जनता पार्टी अपने हारे हुए लोगों के साथ खड़ा होना चाहती है या हारे हुए लोगों के साथ खड़ा होना चाहती है। कुर्सी की लड़ाई में जनता बहुत परेशान है।
इस सब के बावजूद जो सबसे अहम और गंभीर है वो है केशव प्रसाद मौर्य और सीएम योगी के बीच बढ़ती दूरियों को लेकर उठ रहा शोर। क्या वाकई दोनों के बीच वैचारिक मतभेद ने बीजेपी के लिए यूपी में संकट को बढ़ा दिया है? अखिलेश का मॉनसून ऑफर समाजवादी पार्टी के प्रवक्ताओं की जुबान पर भी चढ़ा और बीजेपी से उसको भरपूर जवाब भी मिला। तो किसी को लगता है कि हम बड़े कद के नेता हैं, हमारा कद बड़ा है उत्तर प्रदेश में, हमारी वजह से सरकार बनी थी, तो उनको अपने सम्मान को और अपनी जो उनके तमाम सारे फॉलोअर हैं उनके बारे में सोचना चाहिए। 100 लाओ, मुख्यमंत्री की गद्दी पाओ, सरकार बनाओ और सम्मान पाओ। कहना चाहूंगा 100 लाओ नहीं, पहले अपना मूलधन बचाओ। जिस वोट बैंक के चक्कर में 2 लड़के साथ आए थे, अब एक लड़का बड़का हो गया है, वो लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष हो गया है। अपना वोट बैंक बचाओ, बाद में आकर यहां ज्ञान बखारो। अखिलेश की तमाम पैंतरेबाजियों के बीच योगी अपने टास्क में लग चुके हैं। विधानसभा की 10 सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर 30 मंत्रियों की टीम को जिम्मेदारी दी गई है। टारगेट है 100% जीत का। हर सीट पर इन मंत्रियों को जीत की रणनीति तय करने का दायित्व सौंपा गया है। इसमें करहल सीट पर जयवीर सिंह, योगेंद्र उपाध्याय और अजीत पाल सिंह को जिम्मेदारी दी गई है। वहीं कटेहरी सीट पर स्वतंत्र देव सिंह और दयाशंकर मिश्र को जिम्मेदारी दी गई है। सीसामऊ सीट पर सुरेश खन्ना और नितिन अग्रवाल को, जबकि अयोध्या के मिल्कीपुर में जीत दिलाने की जिम्मेदारी सूर्य प्रताप शाही, मयंकेश्वर शरण सिंह, गिरीश यादव और सतीश शर्मा को दी गई है। फूलपुर सीट पर दयाशंकर सिंह और राकेश सचान को जिम्मेदारी दी गई है। मझवा सीट पर अनिल राजभर, आशीष पटेल, रविंद्र जायसवाल और रामकेश निषाद को ये जिम्मेदारी दी गई है। गाजियाबाद सदर सीट पर सुनील शर्मा, ब्रजेश सिंह और कपिल देव अग्रवाल को जिम्मेदारी मिली है। वहीं मीरापुर सीट पर अनिल कुमार, सोमेंद्र तोमर और केपीएस मलिक को। खैर सीट पर लक्ष्मी नारायण चौधरी और संदीप सिंह को जिम्मेदारी दी गई है, जबकि कुंदरकी सीट पर धर्मपाल सिंह, जेपीएस राठौर, जसवंत सैनी और गुलाब देवी को जीत दिलाने की जिम्मेदारी दी गई है। तो एक तरफ सीएम योगी टीम 30 के साथ उपचुनाव की रणनीति को कस रहे हैं, दूसरी तरफ अखिलेश का अपना माइंड गेम चल रहा है। अब इस माइंड गेम को भी आपको मैं समझाता हूं। देखिए, सत्ता और सियासत की लड़ाई में माइंड गेम बड़ा अहम होता है। साइकोलॉजिकल वॉर लीडर पर असर करे ना करे, कार्यकर्ताओं के मनोबल पर असर कर सकता है। अब 400 पार वाला नारा क्या था? विपक्ष और उसके कार्यकर्ताओं पर दबाव बनाने का माइंड गेम ही तो था। इसका मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा जैसे राज्यों में ऐसा असर हुआ कि कांग्रेस सरेंडर मोड में चली गई और वहां बीजेपी ने क्लीन स्वीप किया। तो क्या अब यही माइंड गेम अखिलेश खेल रहे हैं, मॉनसून वाला ऑफर देकर, और ये कह रहे हैं कि बॉस यूपी में बीजेपी की हालत पतली हो गई है? राजनीतिक पंडित तो यहां तक कहते हैं कि अखिलेश का मॉनसून ऑफर वाला राग मल्हार दरअसल 7 सालों के सत्ता वनवास की पीड़ा से उठा है। कोशिश यह है कि किसी भी तरह 2027 तक 24 में समाजवादियों के भाग्य से टूटे छीके को दिखाया और बताया जाता रहे, ताकि कार्यकर्ताओं का मनोबल हाई रहे। हालांकि इस बात से इनकार नहीं कि लोकसभा चुनावों के बाद बीजेपी के लिए चुनौतियां बढ़ी हैं। यूपी में योगी के लिए तो और भी ज्यादा बढ़ी हैं। लेकिन यह भी समझना होगा कि बड़े फैसले लेने में योगी कहीं से भी कमजोर नहीं दिख रहे। जैसे कि कांवड़ यात्रा को लेकर जारी हुए योगी के सर्कुलर को ही देखिए, जो कांवड़ यात्रा के रास्तों पर लागू होगा। आदेश के मुताबिक कांवड़ रूट के दुकानों पर मालिक का नाम लिखना जरूरी है। खाने पीने की हर दुकान पर नेम प्लेट लगानी होगी। दुकानों पर मालिक का नाम और पहचान लिखना जरूरी है। आस्था की पवित्रता बनाए रखने के लिए फैसला लिया गया है। हलाल सर्टिफिकेशन वाले प्रोडक्ट बेचने पर भी एक्शन होगा। विपक्ष का हंगामा योगी के इस फरमान पर भी हुआ और खूब हुआ। इस फैसले को भी हिंदू मुसलमान के नजरिए से जोड़कर खूब फैलाया गया। यहां तक कहा गया कि योगी भेद की राजनीति कर रहे हैं। ये जो
ऑर्डर है उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार का, ऐसा दिख रहा है कि हिटलर की रूह उनमें समा चुकी है। ये क्रिस्टल नॉट मूवमेंट लग रहा है। हिटलर भी एक जूडन बॉयकॉट करते थे, इस तरह का बॉयकॉट हो रहा है उत्तर प्रदेश की सरकार की तरफ से। भाई आप होते कौन है ये करने वाले? क्या एक यात्रा का इतना उनको आप इम्पोर्टेंस देंगे और दूसरों की लाइवलीहुड को बर्बाद कर देंगे आप? अपनी आइडेंटिटी कोई भी इंसान ना छुपाए। मैं मोहसिन रजा हूं, अगर मैं दरवाजे पर महेश लिखवा दूं तो कैसे चलेगा? भाई यहां तो आप मेरे घर आए हैं ना, तो मोहसिन रजा साहब के ही तो घर आए हैं ना। तो इस तरह से अगर आप अपनी आइडेंटिटी क्यों छुपा रहे हैं? ये देश हमारा जो है सबको मान्यता देता है ना। यहां तो भेदभाव सरकार कर नहीं रही, तो हम क्यों भेदभाव करें या कोई और भेदभाव करे क्यों? इसलिए इस तरह की चीजों की जरूरत पड़ी है, क्योंकि लोग इस तरह की चीज करते हैं। विपक्ष की दिक्कत यह है कि वो और उसका पूरा इकोसिस्टम इस समय अपनी सही और गलत की परिभाषा सियासी स्केल से नाप जोक कर गढ़ने में लगा है। इसी उल्टी सियासी स्केल ने विपक्षी राजनीति को अब तक नुकसान पहुंचाया है। चाणक्य नीति कहती है, यो ध्रुवाणि परित्यज्य अध्रुवम परिसेवते ध्रुवाणि तस्य नश्यन्ति चाध्रुवम नष्टमेव हि। यानी जो मनुष्य निश्चित यानी सही को छोड़कर अनिश्चित यानी गलत का सहारा लेता है, उसका सही भी नष्ट हो जाता है। इसलिए जब भी कोई निर्णय लें तो सही और गलत की परख अवश्य करें। योगी की नीति चाणक्य के इसी सूत्र वाक्य पर कसी है, जो राजधर्म है और धर्मनिष्ठ है वही सही है। सीएम योगी ने नया लक्ष्य तय कर लिया है और ये बता दिया है कि बड़े और कड़े फैसलों से लेकर उपचुनावों की रणनीति तक योगी चूकने वाले नहीं हैं। विपक्ष उन्हें फ्लावर समझने की भूल न करे। योगी फायर हैं और रहेंगे। कोई कारण नहीं 10 की 10 उपचुनाव फिर से भारतीय जनता पार्टी अपने पक्ष में करने में सफल हो। जीत का यह सिलसिला जो 14, 17, 19, 22 पंचायत चुनाव, नगर निकाय चुनाव, उपचुनावों में बना रहा, यही मोमेंटम 2027 में भी बनेगा। यह हमारा संकल्प आज से होना चाहिए, आज से होना चाहिए। विपक्ष की रणनीति भी जीत से बने मोमेंटम को बनाए रखने की है। इसके लिए अखिलेश 27 तक एक अलग नरेशन गढ़ने में लग चुके हैं, क्योंकि अखिलेश जानते हैं कि अगर 27 में यूपी फतह करना है तो सीधे हमले उस किरदार पर करने होंगे जो असरदार है और मोदी का भरोसेमंद है। यही वजह है कि अखिलेश योगी पर हमला करते हैं। कहते हैं कि हार के बाद बीजेपी में गुटबाजी चरम पर पहुंच चुकी है। बीजेपी बेहद कमजोर हो गई है। आपसी लड़ाई में जनता का नुकसान हो रहा है। दूसरी तरफ एनडीए को तोड़ने के लिए वो मॉनसून ऑफर तक दे देते हैं। दरअसल योगी के खिलाफ विपक्षी खेला तब से ही शुरू हुआ था जब दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने जेल से बाहर आने के बाद ये भविष्यवाणी की थी कि चुनाव बाद सीएम योगी को हटा दिया जाएगा। अगर ये चुनाव जीत गए, मेरे से लिखवा लो, 2 महीने के अंदर उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बदल देंगे। योगी आदित्यनाथ की राजनीति खत्म करेंगे, उनको भी निपटा देंगे। ये अलग बात है कि केजरीवाल लिख कर देते देते फिर से जेल चले गए और सीएम योगी वैसे के वैसे ही रहे। लेकिन इस लाइन को कांग्रेस और अखिलेश दोनों ने बखूबी आगे बढ़ाया। इस नरेशन को और गाढ़ा किया जाने लगा कि बीजेपी के भीतर खींचतान अच्छी खासी बढ़ चुकी है। योगी के खिलाफ परसेप्शन गढ़ने में लगे विपक्ष ने लखनऊ के पंतनगर और इंद्रप्रस्थ नगर में बुलडोजर नहीं चलाने के योगी के फैसले को भी उनके कमजोर होने से जोड़ दिया। लेकिन सच यह है कि लोगों ने बुलडोजर पर रोक के योगी के फैसले की खूब तारीफ की। खुश है और योगी जी का बहुत बहुत हम शुक्र अदा करना चाहते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद उन्हें देना चाहते हैं। उन्होंने हमारी पुकार सुनी है। लोग को तो बहुत खुशी मिली। हमारे लोग का घर नहीं जा रहा। योगी मोगी का शुक्रिया। कम भरा एक माहौल था, अब जिंदगी में खुशियाँ फिर से वापस आ गई। खुशियाँ लौट आई। जी बिल्कुल लौट आई है। हम लोग दहेज में श्रीमान जी को
तहे दिल से उनको धन्यवाद कर। आज बेटियां बहुत खुश है भाई, और मैं चाहती हूँ एक बार मैं योगी जी से मिल लूं। अच्छा, इसमें कोई शक नहीं है कि यूपी बीजेपी हार से स्तब्ध है, लेकिन यह भी सच है कि कम से कम योगी के चेहरे और काम को लेकर कहीं कोई इफ एंड बट नहीं। असल मुद्दा है संगठन को एक बार फिर से रिवाइव करने का, कार्यकर्ताओं में नए सिरे से उत्साह भरने का। कहीं ऐसा तो नहीं कि सरकार और संगठन के बीच संवाद की शिथिलता ने बीजेपी का बेड़ा गर्क किया। बात कार्यकर्ताओं के काम न होने से उपजी नाराजगी की भी सामने आ चुकी है। तो क्या केशव प्रसाद मौर्य इसलिए सरकार से ऊपर संगठन को बता रहे थे ताकि कार्यकर्ताओं की नाराजगी दूर की जा सके? क्योंकि योगी भी संगठन को ही ऊपर बताते रहे। संगठन जिसको तय करे उसके साथ खड़ा होकर के प्राणपण से जुट करके कमल चुनाव चिन्ह को विजयी बनाने के संकल्प के साथ अगर हम आगे बढ़ेंगे तो आपका भी सम्मान होगा, सर्वत्र सम्मान भी मिलेगा। और जो लोग उछल कूद करने का कुत्सित प्रयास कर रहे हैं, मुझे लगता है इनको दोबारा उछल कूद करने का अवसर ही नहीं मिल पाएगा। योगी की भाषा और भाष्य दोनों में कहीं कोई अंतर नहीं। योगी जैसे थे वैसे ही है। ये योगी के हाल के फैसलों में दिख भी चुका है। फिलहाल लक्ष्य उपचुनावों का है। अगर इसमें बीजेपी डिस्टिंक्शन से पास हो जाती है तो इस बात का एहसास अखिलेश और उनकी नई नई मित्र बनी कांग्रेस को भी हो जाएगा कि योगी फ्लावर नहीं फायर है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत।